lecture number 27. In this lecture, we will discuss about rotational dynamics or rotational motions. So let's start our lecture with the rotational motions. I'm Dr. Pervez Ahmed. So rotational motions में जाने से पहले कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, जिसमें एक बात है एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं रिज बॉडी रोटेशंस. So first of all, we should know about rich body. What is a rich body? After that, we will discuss about the rich body rotations. So just like you can see it here in these figures, we have different objects. We have a bicycle wheels. We have a floppy disk, a CD disk, and some more to see. So first of all, let's start our discussion with the rich body. What is a rich body? Rich body क्या है और ये किस लिए यूज़ होती है और इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो एग्जाम्पल क्या क्या है. सो a rich body is an extended object whose size, shape and distribution of mass don't change as the objects move and rotates. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक रिच बॉडी हमारे पास वो बॉडी है जिसकी साइज, शेप और जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो चेंज नहीं होता. मतलब ऑब्जेक्ट चाहे कितना ही तेज रोटेट क्यों ना करे, मतलब उसकी जो मतलब है साइज है, शेप से या मास डिस्ट्रीब्यूशन से उस पर कोई असर नहीं पड़ता. वो सेम की सेम ही रहती है. और इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है रिच बॉडी की, वो है सीडी, मतलब एक कॉम्पैक्ट डेस्क जिसमें आप लोग डेटा स्टोर करते हो या उस पर आप मूवीज़ देखते हो. सो ये उसकी एक गुड एग्जांपल है. Similarly, we have the example of bridge body as bicycle wheels. So here you can see that the size and shape don't changes as the object move. मतलब body की जो size है या shapes है वो change नहीं होती जब body move कर रही है. Similarly, we have molecular bonds. Molecular bonds are modeled as a rigid massless rod, where atoms are modeled as particles. ठीक है, so ये हमारे पास रिच बॉडी की एग्जांपल है. So there we have three basic type of rigid body motions. So rigid body motions के हमारे पास तीन basic types है. So the first type that we have is called translations motions. So translation motions में क्या होता है? The object as a whole moves along a trajectory but does not rotate. ठीक है, बॉडी ट्रेजेक्ट्री के थ्रू वो क्या करता है, ट्रेजेक्ट्री के साथ वो बॉडी मूव करता है, लेकिन वो जो बॉडी है वो रोटेट नहीं करता. ये हमारे पास पहली मतलब टाइप है, रिज बॉडी मोशन की पहली टाइप है. दूसरी टाइप है हमारे पास रोटेशनल मोशंस. सो रोटेशनल मोशंस में क्या होता है? इन रोटेशनल मोशंस द ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट. ठीक है, कि इस तरह के मोशंस में बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है. सो एवरी पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल. सो जोन सा भी पॉइंट होता है जो मतलब तमाम के तमाम या हर एक पॉइंट्स जो है वो क्या है, वो मूव करता है. वो एक सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ पे वो मूव करता है. एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो तो उसमें हर पॉइंट जो है वो एक सर्कल में मूव करता है. ठीक है, मतलब हर बॉडी की हर पॉइंट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में या एक सर्कल में वो मूव करता है. तो ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे मोशंस को हम रोटेशनल मोशंस कहते हैं, या समटाइम्स वी आल्सो कॉल दैट एज सर्कुलर मोशंस. तीसरी टाइप हमारे पास है पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, और वी कॉल दैट कम्बिनेशन मोशंस. कम्बिनेशन मोशन क्या है? कम्बिनेशन मोशंस मोशन की ऐसी टाइप है जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट एज इट मूव्स अलोंग ए ट्रेजेक्टरी, कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट जब वो एक ट्रेजेक्टरी के अलोंग वो मूव करता है, एक पाथ के अलोंग वो मूव करता है, तो उसके साथ साथ वो जो बॉडी है वो रोटेट भी करती है. ठीक है, और वो जो मतलब जो ट्रेजेक्टरी वो फॉलो करता है, इट इज समहाउ लुक लाइक अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी. तो ऐसे मोशंस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कम्बिनेशंस मोशंस है. कम्बिनेशन मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो ही एक ट्रेजेक्टरी के साथ वो मूव करता है तो उसके साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा होता है. तो ये हमारे पास थ्री बेसिक टाइप है रिज बॉडी मोशंस के. मतलब रिज बॉडी मोशन में
तीन टाइप ऑफ मोशन होती है. इट कैन हैव ट्रांसलेशन मोशंस, इट कैन हैव रोटेशनल मोशंस एंड इट कैन हैव कम्बिनेशन मोशंस. मतलब ये थ्री टाइप ऑफ मोशन उसमें हो सकती है. सो फिर हमारे पास है फ्योर रोटेशनल मोशंस. अब फ्योर रोटेशन मोशंस से क्या मुराद है, ये किस टाइप ऑफ मोशंस होती है और इसमें पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या होता है ड्यूरिंग द मोशन. So just like you can see it here in the figure, we have a circular path, and this circular path we have taken a point P, and this point P is located at distance r from the center of this circle. ठीक है. और यहाँ पर एक आर्क है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, मतलब एक इनिशियल पोजीशन है जिसको हमने टेक किया हुआ है एज ए रेफरेंस लाइन. उस रेफरेंस लाइन से एक पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है that we denoted by L. और जो एंगल बनता है जब बॉडी इस रेफरेंस लाइन से पॉइंट P तक जाता है, तो यहाँ पर सेंटर के साथ एक एंगल बनती है that we denoted by angle theta. So how we start the formal discussions? So in formal discussion we say that all the points and the objects move and the circles about the rotation axis. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो central point है हमारे पास, this dot line or the central spot, that we call as the axis. इसको हम मतलब एक axis के तौर पे लेते हैं. ये तमाम के तमाम जो points है object में, वो एक सर्कल में एक फिक्स पॉइंट के गिर्द वो क्या करती है, वो मूव करती है. ठीक है. और ये जो फिक्स पॉइंट है दैट वी आल्सो कॉल एज सेंटर ऑफ मास इन दिस पर्टिकुलर शेप और इन दिस पर्टिकुलर सर्कल वी कॉल दिस सेंटर पार्ट एज सेंटर ऑफ मास. तो जितने भी पॉइंट से मतलब इसी ऑब्जेक्ट में वो सर्कुलर पाथ में या इस सर्कल में मोशन करती है, मतलब अबाउट रोटेशन एक्सिस, ये हमारे पास एज अ रोटेशन एक्सिस के तौर पे भी काम करता है. सो द एक्सिस ऑफ रोटेशंस इज थ्रू द ऑरिजिन्स. ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज थ्रू द ओ एंड इज परपेंडिकुलर टू द पिक्चर्स. ये मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हमारे पास क्या है, इस परपेंडिकुलर टू द पिक्चर. मतलब जिस तरह ये पिक्चर है, अगर पिक्चर को हम ले लें कि ये बिल्कुल स्क्रीन का पैरेलल है, so the directions of this origin is coming out of the paper. I mean it's towards yourself, towards us, or toward yourself. ठीक है. तो मतलब ये है क्या है, ये perpendicular to the pictures and all the point moves in a circle about O. ठीक है. कि तमाम के तमाम जो पॉइंट है, यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट लिया है, तो यहाँ पर चाहे कितने ही पॉइंट क्यों ना हो, 2 3 4 5 एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, so they are moving, they moves and circle about O. ये तमाम के तमाम इस सर्कुलर पाथ में अराउंड दिस सर्कुलर दिस सेंट्रल पार्ट वो मूव करेंगे. ये हमारे पास एग्जांपल है प्योर रोटेशनल मोशंस के. सो इन प्योर रोटेशनल मोशंस होता क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है. सो इन प्योरली रोटेशन मोशंस all the point on the object move and circles around the axis of rotation. So that just like you can see it here in this particular figure, we have this point. ठीक है. So this is look like a single point, ये single point है. So if you have any number of point, so वो तमाम के तमाम वो point इस central point के गिर्द, या इसको हम central axis भी कहते हैं, वो इसके गिर्द वो move करेगी इस circular trajectory में. ठीक है. So all the point on a straight line drawn through the axis move through the same angles and the same time. ठीक है. कि जितना भी मतलब है पॉइंट्स वो एंगल्स बनाती है, वो इसी सेम लाइन में वो क्या करेगी, वो इस सेम लाइंस में मूव करेगी और इस तरह सेंटर के साथ वो एंगल्स वो बनाएगी. सो ये हमारे पास एक प्योरली रोटेशन मोशन की एक एग्जांपल है. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ हम चीज़ें अब रिलेट करेंगे, मतलब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कुछ हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती है, चूँकि हम रोटेशनल डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे हैं या रोटेशनल मोशंस या सर्कुलर मोशंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ एंगुलर क्वांटिटीज़ है. जिस तरह के हमने लीनियर डायनामिक्स में या लीनियर काइनेमैटिक्स में हमने बात की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, तो सिमिलरली in rotational dynamics we also have certain important quantities, कि हमारे पास कुछ important quantities है. Just like you can see it here in this particular figure,
जिस तरह हमने पहले बात की कि ईच पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कल एंड ईच स्वीप आउट द सेम एंगल, ठीक है, कि तमाम के तमाम एक ही एंगल वो स्वीप आउट करती है। सो लुकिंग डाउन ऑन ए व्हील, ठीक है, ये हमारे पास एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज अबाउट एन एक्सिस थ्रू द व्हील सेंटर एट ओ, ठीक है, ये देखे ये हमारे पास क्लॉकवाइज इस तरह ये मूव कर रही है एक सेंट्रल पॉइंट ओके दैट इज परपेंडिकुलर टू द पेज। सो वी कॉल दैट मतलब वी कॉल दैट एज पॉजिटिव रोटेशंस, हम उसको क्या कह सकते हैं, हम इसको पॉजिटिव रोटेशंस वो कहते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ रोटेशंस मोशंस के रोटेशनल मोशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वी नीड सम कंसेप्ट। इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट चाहिए होती है, जिस तरह कि हम ना जब लीनियर मोशन को डिस्कस कर रहे थे तो लीनियर मोशंस में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट थे, तो उन्हीं की तरह हमारे पास जो मतलब एंगुलर मोशंस है या रोटेशनल मोशंस है उसमें भी मुख्तलिफ़ कंसेप्ट है जिसको हमने क्लैरिफाई करना है। मिसाल के तौर पर वी हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, just like previously we have displacement like we call that linear displacement, तो इसी तरह हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशंस है, ठीक है। सो वी हैव टू डिफाइन एन डायरेक्ट एनालॉजी, we need to define a direct analogy to linear quantities, ठीक है। एंड दैट सेक्शंस हम क्या करेंगे कि हम जो रोटेशनल क्वांटिटी है या रोटेशनल डायनामिक्स है उनमें जो भी हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है, मिसाल के तौर पर एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर वेलोसिटी है, उनका हम क्या करेंगे, एक रिलेशंस ड्राइव करेंगे जो लीनियर क्वांटिटीज़ है, मतलब जो आम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस की थी काइनेमैटिक्स में या डायनामिक्स में, तो उनका हम क्या करेंगे, इनका बाहमी एक रिलेशंस हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इनके दरमियान बिल्कुल सिमिलर रिलेशंस है। तो पहले हम रिज बॉडी रोटेशंस की बात करते हैं कि रिज बॉडी में ईच पॉइंट मूव इन अ सर्कल विद द सेम सेंटर, ठीक है। मतलब ये लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और मतलब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हम कहते हैं कि इफ वी कॉल दैट दिस इज अ रिज बॉडी एंड इट्स रोटेशन एज अ रिज बॉडी रोटेशन, सो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो हर पॉइंट है, ठीक है, दैट मूव्स इन सर्कल्स, ठीक है, जित यहाँ पर जो भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो हर पॉइंट जो है उसी सर्कल में अलोंग द सेम पॉइंट्स वो मूव करेगी इन सर्कल विद द सेम सेंटर, कि वो सेम सेंटर के साथ वो मूव करेगी, ठीक है। सो उसकी हम थोड़ा सा मजीद उसको एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट आई मीन let's look at a point let's suppose we consider some distance or we say let's suppose we consider the radius of this circle, I mean that is the path, that is the distance between the origin O and a particular point phi जिसको हमने लिया हुआ है OP, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं कि when P that is at radius R, ठीक है, रेडियस आर ट्रेवल एन आर्क लेंथ, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक रेडियस आर है, ठीक है, कैपिटल आर, कि व्हेन फी एट रेडियस आर ट्रेवल्स एन आर्क लेंथ, यहाँ पर ये जो लेंथ है दैट इज the distance from the reference point or a reference line x to the point phi, we call that an arc length. So what we mean that OP sweep out angle theta, ठीक है, कि यहाँ पर हम कहते हैं कि हम एक पॉइंट को देखते हैं OP, ठीक है, OP इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक मोशन स्टार्ट करते हैं कि व्हेन फी एट रेडियस आर, ठीक है, कि इधर हम स्टार्ट करते हैं इधर से या इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दोनों साइड से हम कहते हैं कि ये हमारे पास पी है, ये पॉइंट भी पी है, ये पॉइंट भी पी है। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि वन पी रेडियस आर ट्रेवल एन आर्क लेंथ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन आर्क लेंथ, कि जब पी एक आर्क लेंथ को ट्रेवल करता है सो इट्स मीन दैट ओ पी स्वीप आउट एंगल थीटा। सो ओ पी जो है ये क्या है, ये इधर से स्वीप आउट एन एंगल थीटा, ठीक है।
सो यहाँ से ये पॉइंट ओ पी स्टार्ट करके इधर आता है या इधर से इधर आता है. सो इट्स मीन दैट ओ पी स्वीप आउट एंगल थीटा. थोड़ी सी इसको मतलब समझने की कोशिश करें. सो व्हाट इज एंगल थीटा. अब ये हम कहते हैं कि ये जो आर्क है लेंथ एल थ्रू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये मतलब जो आर्क लेंथ है, तो ओ पी ने इतने जो है एंगल थीटा के वो उसको मतलब स्वीप किया, मतलब ये वाली डिस्टेंस उसने कवर की. स्वीप का मतलब है झाड़ू देना, तो मतलब ये है कि बिल्कुल उसी तरह ये सारा का सारा इलाका इसने वो स्वीप आउट किया. अब एंगल थीटा को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एंगल थीटा. सो इन रोटेशनल डायनामिक्स एंगल थीटा वी कॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मतलब यहाँ से लेकर ये जितना भी मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है. सो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. मतलब ये जो होल जिस एरिया तक जिस एंगल तक ये मतलब इलाका स्वीप होता है उसको हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. मतलब बी रिमेंबर कि हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन डायनामिक्स के लिए. तो उसमें पहली जो मतलब हमारे पास जो क्वांटिटी है वी कॉल दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सजेस्ट किया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं और ये हकीकत में है क्या. ठीक है, तो हमने डिस्कस की. अच्छा, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कॉमनली मेजर थीटा, अभी कॉमनली मेजर थीटा इन डिग्रीज. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम नॉर्मली मेजर करते हैं मतलब डिग्रीज में. ठीक है. अच्छा, सो मेथड्स ऑफ रोटेशंस, कि अब हमारे पास जो मैथ्स है रोटेशन डायनामिक्स की, ठीक है, उसमें मतलब ये जो एंगल थीटा है इसका क्या कंसेप्ट है, इसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है और इसका क्या रिलेशंस है. ठीक है. सो मैथ्स ऑफ रोटेशंस इजियर एफ थीटा इज मेजर एंड रेडियन. ठीक है. सो मैथ्स में रोटेशन की हमारे पास जो मैथ है या मैथमेटिक्स है उसमें हम कहते हैं कि ये इंतहाई आसान होता है कि जब हम थीटा को मेजर करते हैं रेडियन में. अब रेडियंस क्या है, आगे हम रेडियन को डिफाइन करते हैं. कि मतलब मैथ्स में हम कहते हैं कि अगर एंगल थीटा को नॉर्मली हम एंगल थीटा को मेजर करते हैं डिग्रीज में, लेकिन मैथ्स में हम कहते हैं कि ये बहुत ही आसान है अगर एंगल थीटा को हम रेडियन में मेजर करें. सो व्हाट इज रेडियंस और व्हाट इज वन रेडियन. सो वन रेडियन इज बेसिकली एन एंगल स्वेप्ट आउट when an arc length is equal to the radius. ठीक है, कि हम कहते हैं कि क्या है, वन रेडियन इज इक्वल. ठीक है, हमारे पास वो जो मतलब ये जो थीटा है, ये जो थीटा एंगल यहाँ पर बनती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है, या हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बी सेड एज वन रेडियन. या डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं कि इसकी जो मकदार है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन रेडियन है. किस कंडीशंस में, व्हेन एन एंगल स्वेप्ट आउट व्हेन द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस. ठीक है, कि जब हमारे पास एक एंगल बनती है ऐसे कंडीशंस में कि उस कंडीशन में ये जो आर्क है इसको हम आर्क कहते हैं, कि जब आर्क की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द रेडियस, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि हमारे पास एक रेडियंस वो बनती है. रेडियंस वन रेडियन किसके बराबर है, कि जब हमारे पास एक एंगल बनती है, ठीक है, और उस एंगल्स में हमारे पास जो लेंथ निकल आती है आर्क की, ये वाली लेंथ आर्क की, दैट इज इक्वल टू द रेडियस. ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास ये बराबर है वन रेडियन के. सो व्हेन एल इज इक्वल टू आर, कि जब आर्क रेडियस के बराबर है, सो देन थीटा इज इक्वल टू वन रेडियन. और वी कैन से दैट theta or we can say that angle theta will said to be one radians when the arc length is equal to the radius of the circle. ठीक है, थीटा को हम कहेंगे कि इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वन रेडियन होगी. किस कंडीशन में, जब आर्क की लेंथ बराबर होगी रेडियस ऑफ द सर्कल के. ठीक है, सो थीटा in radian is defined as theta is equal to L by R.
सो थीटा को हम डिफाइन करते हैं मैथ्स में कि थीटा हमारे पास बराबर है L over R. What it means? Theta is equal to the ratio of arc and the radius. ठीक है कि रेडियस और सॉरी के आर्क और लेंथ के दरमियान जो रेशो है उसको हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब हम कहते हैं कि देखो अगर आर्क की मैग्नीट्यूड हम 1 कर दे और रेडियस की भी 1 कर दे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास विल बी इक्वल टू 1 रेडियंस. या हमने जो डिफिनीशन की है कि आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों बराबर हो जाए तो उसी वक्त हम कहेंगे कि हमारे पास जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 1 रेडियंस. ठीक है. सो थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू लेंथ. थीटा चुन के हमारे पास क्या है, दो लेंथ की ये क्या है रेशो है. तो मतलब लेंथ की हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर है, तो ऊपर भी मीटर्स और नीचे भी मीटर. सो मीटर्स एंड मीटर्स दे विल कैंसिल ईच अदर. सो थीटा की हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि वो जो यूनिट्स है दे कैंसिल ईच अदर, यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करती है. So theta has no units. That's why we are saying that it's a dimensionless quantity. So theta must be in radians for this to be valid. So इसी कंडीशन के लिए हम कहते हैं कि उसी हालत में ये वैलिड होगी अगर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो रेडियन में हो तो. ठीक है. सो अगर थीटा की वैल्यू रेडियन में हो तो उसी हालत में हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास बनती है मतलब ये तभी मतलब ये वैलिड होगी. अब थोड़ा सा मतलब हम कहते हैं कि थीटा हमारे पास क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये आर्म डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है. आर्म डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो यूनिट बनती है दैट इज एन मीटर्स, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि ये डायमेंशनल इस क्वांटिटी है कि दो लेंथ जो दो लेंथ क्वांटिटीज है उनके दरमियान रेशो है. तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं बनता, कोई डायमेंशन नहीं बनती, लेकिन उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो डायमेंशन है दैट इज अप लेंथ एंड द यूनिट इज दैट अप आल्सो अप लेंथ दैट वी कॉल मीटर, और डायमेंशन हमारे पास उसकी एल होती है, मतलब वो डायमेंशनलिस्ट नहीं होता. सो थीटा इज इन रेडियंस फॉर a circle of radius r. Arc length is defined as theta is equal to L by R. So how do we convert, how do we have the convergence between radians and degrees? अब क्वेश्चन ये है कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, रेडियंस और डिग्री के बीच हम कन्वर्जन कैसे करते हैं. मतलब एक मैकेनिक्स की एक ही ब्रांच में, मतलब एक हमारे पास है रोटेशनल डायनामिक्स, दूसरा है काइनेमैटिक्स और लीनियर डायनामिक्स और लीनियर काइनेमैटिक्स. तो दोनों में मतलब है एक में डिग्रीज में हम मेजर करते हैं, दूसरे में रेडियंस में. तो डिग्रीज और रेडियस में हमारे पास रिलेशन क्या है, सो उसका हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. सो हम कहते हैं कि थीटा फॉर ए फुल सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, कि थीटा फुल सर्कल के लिए हमारे पास 360 के बराबर होता है. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में. ठीक है. सो थीटा फॉर फुल सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इज इक्वल टू L बाई आर रेडियंस. ठीक है. ये जो 360 है ये हमारे पास L बाई आर रेडियन के बराबर है. सो आर्क लेंथ फॉर ए फुल सर्कल इज इक्वल टू 2 बाई आर. फुल सर्कल के लिए मतलब अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल के लिए जो लेंथ ऑफ एल है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 बाई आर. सो थीटा फॉर फुल सर्कल इज इक्वल टू 360 विच इज इक्वल टू 25 रेडियंस. ठीक है. मतलब ये हमारे पास वो रिलेशंस आ रहा है, हम उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं और उसी वैल्यूज के एतबार से हम आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं. मतलब यहाँ पर देखे पहले हमने कहा कि थीटा फॉर फुल सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, फिर हमने कहा था कि दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू L बाई आर रेडियंस. फिर हमने बात की थी कि आर्क लेंथ फॉर फुल रेडियस वो हमारे पास बराबर है 2πr के. अब ये जो 2πr है ये बेसिकली क्या है, आर्क लेंथ है, मतलब L की वैल्यू है. सो इसी ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर पुट करें 2πr, तो ये जो नीचे वाला r है ऊपर वाले r के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. सो इट्स मीन दैट 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 2π रेडियंस. ठीक है. ये 360 डिग्री हमारे पास बराबर है 2π रेडियंस के. सो अब इसी रिलेशन से, आई मीन दिस इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक रिलेशंस,
मतलब अब इसी रिलेशन से आप 1 रेडियन की वैल्यू वो थीटा में वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फ्रॉम दैट रिलेशंस यू सिंपली नीड टू डिवाइड बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2 पाई. इधर 2 पाई पे डिवाइड करें, सो इधर 2 पाई पे डिवाइड करें. सो हेयर दिस साइड you will have 1 radians that simply in short we read as RAD, read, that is equal to 360 divided by 2 pi. So it's equal to 57.3 डिग्री. सो 1 रेडियंस हमारे पास बराबर है 57.3 डिग्री के. सो ये हमारे पास रिलेशन है, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.017 रेडियन के. सो ये हमारे पास बेसिकली रिलेशंस है बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री का, कि डिग्री और रेडियन के बीच जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है कि 1 रेडियन बराबर है अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री के. और सिमिलरली हम कहते हैं कि 1 डिग्री बराबर है 0.017 रेडियन के. सो एंड डूइंग प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर्स पुट योर कैलकुलेटर इनटू रेडियन मोड. के कैलकुलेटर्स में आप लोगों को पता है कि डिग्री मोड्स भी है और मतलब हमारे पास रेडियन मोड में है. तो अगर आपने रोटेशनल डायनामिक्स करनी है और इसके प्रॉब्लम्स को देखना है, सो यू हैव टू पुट योर कैलकुलेटर एंड द रेडियन मोड्स, अदरवाइज इट विल गिव यू द वैल्यूज एंड द थीटा. थीटा की जो वैल्यू है वो आपको देगा किस में, दैट विल बी गिवन एंड डिग्रीज. ठीक है, सो आपका जो आंसर है वो सही नहीं आएगा. ठीक है, सो दैट यू शुड डू फॉर योर सेल्फ एंड दैट यू शुड रिमेंबर while you're doing your problems. ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है. So in that example, you can see that we have particular situations where we have a bird, ठीक है, that's most look like an eagles, and he's trying to attack on a mouse or in a rat. I mean here you can see that the relations, where the mouse is being put or the mouse is lying. So we almost have an arc length. The place where the mouse is lying is almost look like an arc. ठीक है, अब जहाँ से ईगल्स या बर्ड्स उस पर अटैक कर रहा है, so it's look like just like the center of a circle. ठीक है, so ये हमारे पास फिगर है एग्जांपल 8.1 से. so हम कहते हैं कि for small angles arc length and the chord length, that is straight lines, are nearly equal. ठीक है, so ये हमारे पास सिचुएशन है कि chord length और आर्क लेंथ वो हमारे पास स्मॉल एंगल्स के लिए वो बराबर होगा. सो ये हमारे पास एग्जांपल 8.2 है एंड दैट वी आर गिवन थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power minus 4 radians. ठीक है, सो वी नीड टू कन्वर्ट दैट, वी आर बीन आस्क्ड टू कन्वर्ट दैट इन डिग्री. मतलब थीटा की वैल्यू रेडियन में दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि यू नीड टू कन्वर्ट दैट इन डिग्रीज. ठीक है, सो हाउ यू कैन डू दैट, यू नो दैट व्हाट्स द रिलेशंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस. तो आपने इसको करना है जिस तरह के पिछले वाली स्लाइड पे हमने एक रिलेशंस डिफाइन किए बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस. फिर हमारे पास जो है हमें रेडियस दिया गया है कि रेडियस इज इक्वल टू 100 meters and you are being asked to calculate the length of an arc. Arc length आपने find out करना है. So for that you have to utilize your knowledge that of angle theta is equal to L by R. कि आपने जिस तरह डिफाइन किया कि how much angle theta is according to your knowledge. So in that you have to put the values. आपने values put करने हैं. You have to do the normal mathematics. वो normal mathematics आपने करनी है. So by putting the values, आप जब values put करते हो, so theta, the value of theta will come out and that is equal to 0.016 degree. तो that is what being required. कि मतलब आपके पास वो जो required value है कि you are being asked to calculate the given value of theta and radian and to the degree. So that is the required value of theta and degree. Then you are being asked to calculate L, the value of the arc. So for arc length you have the relations L is equal to R theta. So now you have the values for radius, that is 100 meters, and for the L you have just calculated the value. ठीक है, वह वैल्यू आपके पास है, लेकिन वी नीड टू डू दैट इन द रेडियंस. सो रेडियन वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, नो नीड फॉर द कन्वर्जन्स, यू हैव टू पुट दैट वैल्यू एज इट इज.
आपने एज इट इज़ वैल्यूज पुट करनी है. सो यू डू दिस कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर्स and you will find out that this arc length that is L is equal to 0.03 meter, or we can say that this equal to 3 centimeter. So you must remember that theta must be in radian just like we have in part B. यहाँ पर थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर प्रॉब्लम में पूछा गया है कि थीटा को रेडियन में दी गई है, उसको डिग्री में कैलकुलेट करें. सो यहाँ पर नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन फिर आगे जो पार्ट बी है उसमें भी ये वाला हिस्सा वो पुट कर देते हैं, ये वाला हिस्सा पुट कर दे, विच इज़ रॉन्ग. क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स में हमने हमेशा के लिए मतलब क्या करनी है कि थीटा की जो वैल्यू है रेडियन वाली वैल्यू वो ही पुट करनी है. क्योंकि एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में हमारे पास जो यूनिट्स है नॉर्मली एंगल के लिए जो हम यूटिलाइज करते हैं that is radians, वो हमारे पास वो radians है. So that's why you have to utilize the value and the radians. So angular displacement है, what is angular displacement? Angular displacement हमारे पास क्या है? So angular displacement just like you can see it here कि ये हमारे पास क्या है, मतलब ये एक wheel है, motorcycle or cycle wheel. So in this you can say that we have angle theta 1. So from here we have the displacement, that is the angular displacement. That is, if we say that this x is the reference line, so from this x reference line first we sweep an angle theta up to this particular point. ठीक है, ये हमारे पास first displacement है, and then again from this reference line we sweep another angle theta to this particular point. So what is the difference? ठीक है, what is the displacement? So displacement is basically the difference between the 2 points. So delta theta is equal to theta 2 minus theta 1. ठीक है, so ये हमारे पास angular displacements वो निकल आएगा. So how we can calculate from this angular displacement, how we calculate the angular velocity. अब angular displacement का हमें पता लग गया कि angular displacement is given by these relations. So from the displacement you know that we can proceed toward the angular velocity. ठीक है, and we remember that is being analogous to the linear velocity. So how let's per se let's do some discussion about the angular velocity or average angular velocity. So that is equal to angular displacements. Angular displacements हमारे पास बराबर है delta theta, that is equal to theta 2 minus theta 1. ठीक है, divided by the time, that is delta t. मतलब इस angular displacement को अगर हम जो total time है या change in time है, that is delta t, उस पे divide करें, so you will get what? We will get the angular velocity. ठीक है, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा से जाहिर करते हैं. दैट इज ओमेगा बेसिकली स्टैंड फॉर एंगुलर वेलोसिटी. समटाइम वी आल्सो कॉल दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी वो दोनों कह सकते हैं. द डैश इज फॉर व्हाट? द डैश इज बेसिकली फॉर द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, सो ये हमारे पास लोअर केस ग्रीक लेटर है फॉर द ओमेगा. ठीक है, वी रिमेंबर दिस इज नॉट डब्ल्यू, ये हमारे पास डब्ल्यू नहीं है, ग्रीक लोअर केस लेटर है फॉर ओमेगा. So instantaneous angular velocity, just like I mean for the linear velocity we have the calculations for, or we have the relations for the linear velocities. हमारे पास linear instantaneous velocity के लिए relation है. इसी तरह हमारे पास वही concept हम utilize कर सकते हैं मतलब इधर instantaneous angular velocity के लिए कि हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें लिमिट अप्लाई करते हैं कि हम कहते हैं कि when we have the angular displacements in time in such a way that the time interval is very very small. How small? I mean that 10 to 0 कि इतने small हो कि यहाँ पर जो time है that approach to 0, कि वो जो time interval है वो इतना small है कि वो 0 को approach करता हो, मतलब इतना ज़्यादा small हो. तो इस कंडीशन में जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है उनको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. और जो यूनिट्स हमारे पास है मतलब इंस्टेंटेनियस या हमारे हम कहते हैं कि रेडियन, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है
उसकी हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, जो है जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, एंगल थीटा को हम मेजर करते हैं रेडियन में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। सो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हमारे पास यूनिट है दैट विल बी इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। And we remember it will be the same for all the point in the object। ये जो यूनिट है ये तमाम पॉइंट के लिए सेम होगी, बट बी रिमेंबर इट्स वैलिड ओनली एफ थीटा इज एन रेडियन, कि जब थीटा हमारे पास रेडियन में हो तो तभी हम ये यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेडियन में एंगल हमारे पास क्या है, रेडियन में नहीं है, सो देन वी कैन नॉट यूटिलाइज दिस यूनिट। ठीक है, सो ये आप लोगों ने याद रखना है। So by the same way you can calculate the angular acceleration। ठीक है, अब angular या average angular acceleration से क्या मुराद है? So basically angular acceleration या average angular acceleration is equal to change in the angular velocity। जिस तरह हमने लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी कि वो क्या है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास बराबर है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम की, सॉरी। सो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, उसको हम डिनोट करें डेल्टा ओमेगा से, और हम कहते हैं वो हमारे पास बराबर है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और उसको हम डिवाइड करें टाइम से, दैट इज वी हैव द टाइम डेल्टा टी। So in such a conditions, we will have the angular velocity that is alpha, which should be equal to omega 2 minus omega 1 divided by delta t। So be remember यहाँ पर ये भी हमारे पास मतलब ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम अल्फा कहते हैं, and this alpha here stand for the angular accelerations, and here we have this dash, this dash is basically for the average angular acceleration। अगर average को हम हटा दें तो इसका मतलब है कि simply we have defined the angular accelerations। So angular acceleration is basically the time rate of change of angular velocity, that is we can have it here delta omega divided by delta time, so that we call the angular accelerations are average angular accelerations। So जिस तरह मैंने पहले बात की थी अल्फा इज बेसिकली द लोअर केस ग्रीक अल्फा। Similarly, we can also define the instantaneous angular accelerations, but in that condition, we should specify the limit of alpha as delta t। ठीक है, और हम कहते हैं डेल्टा ओमेगा should goes to 1, should goes to 0। ठीक है, सो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशंस ये है फॉर instantaneous angular accelerations, we should say that it is the ratio between the total change and the total change in the angular velocity with respect to time, but in such a way that the time limits I mean it's approach to zero, or we can say that the time is very very small, but you remember it's such a I mean it's too small that it's approach to zero, but we remember it's not zero, कि अगर इसको हम जीरो पुट करें तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो फिर क्या हो जाएगी, वो फिर मतलब अगर इसको यहाँ पर हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं तो फिर एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो फिर ये जो वेलोसिटी है ये फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं रहेगा, दैट विल बी एन इनफाइनाइट वेलोसिटी, हमारे पास अनडिफाइंड वेलोसिटी हो जाएगा। सो यूनिट हमारे पास क्या है, जिस तरह आपको पता है मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे पास यूनिट था रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ पर हमारे पास है जो टाइम है उसके लिए सेकेंड है, सो रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो यूनिट फॉर द एवरेज the unit for angular accelerations will be equal to radians per second square। इस तरह हमारे पास नॉर्मल जो वेलोसिटी है लीनियर एक्सेलरेशन है सॉरी, उसके लिए हमारे पास जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिमिलरली हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो जिस तरह हमने पहले बात की, इट विल बी द सेम फॉर ऑल द पॉइंट इन द बॉडी and valid only for theta and radians and omega and radian per second। ठीक है, कि ये उस कंडीशन में हमारे पास वैलिड है कि जिस कंडीशन में आप कहते हैं कि थीटा इज मेजर एंड रेडियंस
और ओमेगा इज मेजर इन रेडियन पर सेकेंड। अगर ये दोनों जो क्वांटिटीज है ओमेगा है या थीटा है, इन दोनों की यूनिट्स ये हो मतलब रेडियंस में हो, तो तभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, so that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.